हेलो गाइस, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के वेदुकोस की इस लेक्चर सेशन में। आज डेट है 12 जनवरी 2022। वेदुकोस चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप वेदुकोस के टेलीग्राम पेज को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा यूकेपीएससी और यूबीपीसीएस और बिहार पीसीएस को लेकर कुछ डेडिकेटेड वीडियो सीरीज चल रही है। इसके लिए भी आप वेदुकोस चैनल से जुड़ सकते हैं। यूपीपीसीएस की जो डेडिकेटेड सीरीज है वो शाम को 7 बजे आपको मिलती है। यूकेपीएससी को लेकर दोपहर 2 बजे और बिहार पीसीएस को लेकर दोपहर 3 बजे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलता है। चलिए, आज का पहला टॉपिक है प्रवासी भारतीय दिवस 2022। देखिए, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। बेसिकली इसको मनाने का कारण क्या है कि प्रवासी भारतीयों के समुदाय के द्वारा जो भारत के लिए योगदान दिया गया है उसी के लिए उसे चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जनवरी में पीबीडी मनाने के लिए यही दिन क्यों चुना गया? 9 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी प्रकार प्रवासियों का जो भी योगदान है भारत में, इसको याद करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने 9 जनवरी का दिन चुना है, जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। देखिए, 2003 से हमने बेसिकली इसे मनाने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन 2015 से हमने इसमें संशोधन करके इसे हर 2 वर्ष में मनाने का प्रावधान कर दिया है। पीबीडी हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। पीबीडी 2021 में आयोजित किया गया था ये सम्मेलन और 16वां पीबीडी था। वस्तुतः नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत। यानी कि अब जो अगला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 2023 में, 2023 में मनाया जाएगा। इस दिन सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है। ये जो सम्मान है वो बेसिकली एनआरआईज को, भारतीय मूल के व्यक्तियों को, जो अनिवासी भारतीय हैं उन्हें मिलता है। इसके अलावा जो अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित संचालित संगठन या संस्थाएं होती हैं उन्हें भी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ पहलें चलाई जा रही हैं, जैसे कि प्रवासी कौशल विकास योजना PKVY। यह प्रवासी भारतीय कामगारों के कौशल विकास की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल बनाने के लिए चलाया जा रहा है प्रवासी कौशल विकास योजना। प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का भी कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्तियां ऐसे भारतीय मूल के व्यक्तियों और अनिवासी भारतीयों के छात्रों को दी जाती है। 100 छात्रवृत्ति। भारत को जानो कार्यक्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनडीए सरकार आने के बाद इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यह भारतीय मूल के जो युवा हैं, जो 18 से 30 वर्ष की उम्र के हैं, उनको भारत की मूल और समकालीन भारत से परिचित कराने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, भारत को जानो कार्यक्रम। फिर है ई माइग्रेट सिस्टम। ये एक बेसिकली विदेशी नियोक्ता डेटाबेस है जिसमें जो प्रवासी लोग भारत के दूसरे देशों में कार्य कर रहे हैं उनको शोषण से बचाया जा सके और उनके कल्याण को, उनकी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए है ई माइग्रेट सिस्टम। फिर है वज्र, उन्नत संयुक्त अनुसंधान संकाय का दौरा। वज्र योजना क्या है? इसमें क्या है कि रोटेशन कार्यक्रम है, जिसमें औपचारिक रूप इस कार्यक्रम को दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो एनआरआई साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजमेंट में हैं या किसी अन्य पेशे में हैं, उन्हें कुछ समय के लिए भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के जो संगठन हैं उनमें सेवा करने का मौका दिया जाता है, जिस भी फील्ड में वो अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। पहला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है देवास केस। क्या है ये देवास केस? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, देवास एक मल्टीमीडिया कंपनी है और यह उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एंट्रिक्स क्या है? एंट्रिक्स एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। बेसिकली ये इसरो की व्यावसायिक शाखा है, यानी इसरो उपग्रहों को लॉन्च करता है और एंट्रिक्स के माध्यम से निजी फर्मों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
यह अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित होने वाला डिपार्टमेंट है एंट्रिक्स। अब देखिए क्या था सौदा। 2005 में सौदा किया गया एंट्रिक्स और देवास के बीच में। इसमें कहा गया कि देवास को मोबाइल यूजर्स को मल्टीमीडिया सेवाएं देनी थी और सेवाएं एंट्रिक्स से लीज पर ली गई थी और ये सेवाएं एस बैंड उपग्रह का उपयोग करके दी जाने वाली थी। समझ गए ना आप? सेवाएं किसको देनी थी? देवास कंपनी को देनी थी। उसने एंट्रिक्स से लीज पर ली थी, एस बैंड उपग्रह का प्रयोग करना था। लेकिन 2011 में यूपीए सरकार ने क्या किया, इस समझौते को रद्द कर दिया क्योंकि उसे लगा कि एस बैंड जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है ना? तो उसने समझौते को रद्द कर, जैसे ही उसने समझौता रद्द किया तो मामला चला गया परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन में और वहां से एंट्रिक्स को 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान या जुर्माना देने की बात कही गई। अब 2011 में जो इसे रद्द किया गया समझौते को, तो उसमें बेसिकली जो हमने एक्सक्यूज दिया रद्द करने का भारत सरकार ने, उसने कहा कि इसमें नियमों का पालन नहीं हो रहा है, दोनों के हितों का टकराव है, पक्षपात है और जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है उसके कारण इसको रद्द किया जा रहा है। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि देवास ने घोषणा की है कि उसे एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर किसने दिया है उसे? ऑर्डर दिया है कनाडा की एक अदालत ने और इस ऑर्डर के अनुसार देवास को एयर इंडिया की 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति जब्त करने की अनुमति मिलती है। इसलिए ये चर्चा में आ गया है। कनाडा की अदालत कैसे जारी कर सकती है आदेश? देखिए, हर देश प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा यानी कि रिस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी का अनुसरण करता है। ये क्या होता है कि हर एक देश एक निश्चित सीमा तक यानी कि अन्य राज्य की अदालतों के अधिकार क्षेत्र से मुक्त होते हैं। ठीक है, यानी कि इसे एक हद तक ऐसा माना जा सकता है कि दूसरे देश के नियमों और विनियमों को सुनने या देखने की जरूरत नहीं है। दूसरे देश किस तरीके के नियम पालन कर रहे हैं, विनियम कर रहे हैं, हमें उसके बारे में देखने की जरूरत नहीं है। तो आखिरकार अब भारत करेगा क्या जब 1.6 बिलियन डॉलर का उसके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना लगा हुआ है? तो भारत के पास क्या विकल्प बचता है? भारत या तो कनाडा की जो अपीलीय अदालत है उसमें फैसले को चुनौती दे या फिर वह इसका पालन करने लगे। तो अब ये तो बहुत कम संभावना है कि भारत इसे पालन करेगा। तो अब आगे क्या होगा ये आगे का मामला है। तो ये पूरा था देवास केस, इसके बारे में आपने समझ। ठीक है, देखिए ये रेड सैंडर्स क्या है? रेड सैंडर्स हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण यानी कि संघ IUCN ने रेड सैंडर्स को अपनी लिस्ट में, जो उसकी रेड डाटा लिस्ट होती है, उसमें लुप्त प्राय घोषित कर दिया है और इसे 2018 में नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं यही है रेड सैंडर्स। इस प्रजाति को पट्रोकार्पस सेंट लिनस परिवार की एक स्थानिक प्रजाति मानी जाती है, जो भारत की अपनी स्थानिक प्रजाति है और इसका बेसिकली जो क्षेत्र है वो पूर्वी घाट तक सीमित है। देखिए, आंध्र प्रदेश के जो विशिष्ट वन क्षेत्र है उसके लिए ये एक स्थानिक प्रजाति है और रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी, गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ जो है परती भूमि में उगते हैं, जो अनुपजाऊ भूमि होती है, जहां पर बहुत उपज नहीं होती। खतरा क्या है, क्यों ये इतनी खतरे में बनी हुई है? सबसे बड़ा कारण है तस्करी, वनाग्नि, ठीक है, मवेशी चराने और भी मानव जनित खतरे इसके लिए उत्पन्न हो जाते हैं। तस्करी या इस तरीके के खतरे क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि एक तो इसका समृद्ध रंग, इसमें कलर का गुण पाया जाता है और दूसरा इसमें चिकित्सीय गुण पाए जाते हैं। इसके लिए ये पूरे एशिया में फेमस है, विशेष रूप से चीन और जापान में। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है, औषधि गुणों में भी किया जाता है, फर्नीचर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी कि जो संगीत वाद्य यंत्र होते हैं उनमें भी इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोल्डन ग्लोब 2022 अवार्ड। इसमें क्या है? देखिए, अभी हाल ही में लॉस एंजलिस में के बेवर्ली हिल्टन होटल में 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड का वितरण किया गया है। इसमें
एंड्रयू गॉरफील्ड को उनकी फिल्म है टिक टिक बूम, इसके लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है, जबकि द पावर ऑफ डॉग को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। साथ ही अभी आपने नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही फेमस सीरीज का नाम सुना होगा, स्क्विड गेम, इसके एक एक्टर हैं ओ योंग सू, इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो ये 79 नंबर के ग्लोबल गोल्ड अवार्ड है। इसलिए भी ध्यान रखना है कि ऑस्कर पुरस्कारों के बाद ये फिल्म और मनोरंजन से जुड़े सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं, और इसे देता कौन है? हार्वर्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से इन्हें दिया जाता है, गोल्डन ग्लोब 2022। तो ये बेसिकली वर्चुअली दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे अतिथि जिनको शामिल होना था वो शामिल नहीं हो पाए हैं, तो ये बेसिकली वर्चुअल रहा है। कुछ और कैटेगरी में विजेताओं की लिस्ट है, जैसे कि बेस्ट पिक्चर एनिमेशन एनकांटो को दिया गया है, बेस्ट टेलीविजन सीरीज सक्सेशन, बेस्ट पिक्चर ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल एंड्रयू गारफील्ड टिक टिक बूम के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा निकोल किडमैन को, बेस्ट एक्टर टेलीविजन ड्रामा में जेरेमी स्ट्रॉन्ग को सक्सेशन के लिए, बेस्ट एक्टर कॉमेडी म्यूजिकल टेलीविजन में जेसन सुदेस्की को। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए दिया गया है टेलीविजन में ओ योंग सू स्क्विड गेम के लिए। इसकी हमने चर्चा की है, नेटफ्लिक्स पर आया, बहुत ही इस समय फेमस चल रहा है ये पूरी सीरीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भरत सुब्रमण्यम। इनका नाम क्यों फेमस है? बेसिकली ये 5वां टॉपिक है हमारा। 9 जनवरी 2022 को ये 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं शतरंज के। ऐसा कारनामा इन्होंने इटली में किया है, और इससे पहले ये 11 साल 8 महीने की उम्र में 2019 में इंटरनेशनल मास्टर बने थे। तो याद रखिएगा भरत सुब्रमण्यम हमारे 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ग्रैंड मास्टर है ये एक उपाधि है जो विश्व शतरंज संगठन फीडे के द्वारा प्रदान की जाती है। शतरंज खिलाड़ी का यह सबसे सर्वोच्च खिताब होता है, और एक बार धारण कर लेने के बाद इसे जीवन भर वह व्यक्ति धारण रख सकता है। तो 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? भरत सुब्रमण्यम, भरत सुब्रमण्यम। डेल्टा क्रॉन यहाँ टॉपिक है। साइप्रस में डेल्टा और ओमिक्रॉन के संयोजन वाले कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। देखिए अभी आप पहले मिला ओमिक्रॉन, पहले इससे पहले था डेल्टा, फिर आया ओमिक्रॉन, और अभी IHU आया था। अभी इस जस्ट एक ये 10 दिन पहले की बात है, और अभी देखिए नया वेरिएंट भी आ रहा है डेल्टा क्रॉन। इसमें बेसिकली क्या, डेल्टा जीनोम के भीतर ओमिक्रॉन जैसे आनुवंशिक चिन्हों की पहचान की जा रही है, इसीलिए इसका नाम डेल्टा क्रॉन दिया गया है। तो ये याद रखना है, साइप्रस में इसके स्ट्रेन को पाया गया है। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला। देखिए गंगा सागर मेला 10 जनवरी से 16 जनवरी तक रहेगा, तो पश्चिम बंगाल के गंगा सागर द्वीप पर लगता है। गंगा सागर मेले का जो आयोजन है वो हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। अब की बार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दी है, साथ ही कहा है कि कोविड नियमों का पालन किया जाए, कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन किया जाए, और इस पूरे द्वीप पर वैक्सीनेशन को पहले सुनिश्चित करा लिया जाए, और जितने भी इसके एंटर और एग्जिट पॉइंट है उन पर विशेष निगरानी रखी जाए कोविड-19 के पालन को लेकर। बेसिकली होता क्या है कि गंगा और बंगाल की खाड़ी के जो संगम है उस पर इस पर लोग पवित्र डुबकी लगाते हैं, और कपिल मुनि के मंदिर में पूजा अर्चना इसमें की जाती है। अब हमारा MCQ सेक्शन शुरू होता है कि चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, जिनकी उम्र 83 वर्ष थी। चंद्रशेखर पाटिल, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी या फिर मोहन अग्निहोत्री। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? मोहन अग्निहोत्री या फिर अनिल त्यागी या राहुल सचदेवा या फिर चंद्रशेखर पाटिल। इसका सही जवाब है चंद्रशेखर पाटिल। देखिए
चंपा के नाम से मशहूर थे, बेंगलुरु में इनका निधन हो गया है, ठीक है ना। काफी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। इन्होंने इन पर शोक जताते हुए कहा है कि कन्नड़ साहित्य में इनका जो योगदान था वो अमूल्य था। किस राज्य सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल। कहां पर मनाया जाता है जल्लीकट्टू? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दे दी है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के जो भी मानदंड है उनको फॉलो करते हुए, ठीक है ना। ये बेसिकली तमिलनाडु के ग्रामीण अंचल का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। इसमें बैलों की इंसानों से लड़ाई होती है। हालांकि सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य भर में दर्शकों की संख्या और अनिवार्य टीकाकरण सहित कई प्रतिबंधों के साथ इस कार्यक्रम की अनुमति दी है। तो ये पोंगल के समय मनाया जाने वाला तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है। नेक्स्ट, लीजेंड लीग क्रिकेट ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? लीजेंड लीग क्रिकेट ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच का आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए, एम्बेसडर नियुक्त किया है, ना कि कैप्टन। मिताली राज, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा या फिर झूलन गोस्वामी। इसका सही जवाब है झूलन गोस्वामी को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, राजस्थान और असम। अगर आपने पिछले करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ओरंग जो नेशनल पार्क है और ओरंग टाइगर रिजर्व भी है, ये कहाँ है? आसाम में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? असम। असम सरकार ने जो है घड़ियाल संरक्षण के लिए इसे विस्तृत करने की योजना बनाई है। घड़ियाल को गेवियल भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ होता है। इसके लंबे और पतले थूथन के कारण इसे अलग से पहचाना जाता है। बेसिकली ये सरीसृप वर्ग में घड़ियाल शामिल होता है। और भी इसके नाम है मगरमच्छ, वही घड़ियाल, और उसी को कैमन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल यानी निमास द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दे दी है? नेपाल, चीन, फ्रांस या फिर रूस? इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान यानी कि निमास द्वारा पहले बहुआयामी साहसिक खेल की हरी झंडी दे दी गई है। इसमें टोटल 12 लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से 8 सेना के जवान हैं और 4 अरुणाचल प्रदेश के युवा हैं। ये जो संस्थान है निमास, ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है। ये पूरे देश में अपने प्रकार का इस प्रकार का एक मात्र संस्थान है निमास। देखिए, जो फ्रांस की जो लोकेशन है वो आप देखिए, इसकी जो सीमा है वो किससे किससे मिलती है? एक तो ऊपर देखिए, ऊपर ब्राजील से मिल रही है, इसके बाद जर्मनी, ठीक है, ये लग्जमबर्ग से मिल रही है, बेल्जियम इधर जर्मनी से मिल रहा है, इसके बाद स्विट्जरलैंड, इटली, नीचे स्पेन, और अगर आप वाटर बॉडी की बात करेंगे तो इंग्लिश चैनल से ये यूके से अलग होगा। ये पूरी फ्रांस की लोकेशन है, देख लीजिए। नीचे इसके है मेडिटेरियन सी, पश्चिम में है इसके बे ऑफ बिस्के, और नॉर्थ ईस्ट में है इंग्लिश चैनल, जो इसे ब्रिटेन से फ्रांस को अलग करता है, और इसकी राजधानी है पेरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? 10 मार्च, 12 जुलाई, 11 जनवरी या फिर 25 अगस्त? इसका सही जवाब है 11 जनवरी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है। आप जानते हैं कि शास्त्री जी को उनके विनम्र स्वभाव और उनके मृदुभाषी व्यवहारों को लेकर उनको
कुछ ज्यादा ही याद किया जाता है और भारतीय राजनीति में की एक अपनी अमिट छाप है। बेसिकली इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था मुगल सराय में। मुगल सराय कहाँ है? ये यूपी में है। और इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शॉर्ट में बताता हूँ, DDU। इसको आप कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म में लिख दीजिएगा। ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया था और देश के बाहर हुआ था। ये भी आपको बताना है इनका निधन देश के बाहर कहाँ हुआ था। हाल ही में यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया? चार्ल्स मिशेल, डेविड सासोली, एंटोनियो ताजानी या मारियो ड्रैगी? इनका सही जवाब है डेवियो सासोली। डेवियो सासोली का ये यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे, ठीक है। इनका निधन हो गया है और इनका जन्म 1956 में हुआ था इटली के फ्लोरेंस में। 2009 में पहली बार यूरोपीय संसद का इन्हें अध्यक्ष चुना गया था और 2014 में संसद के उपाध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले हर एग्जाम में ये पूछा जाने वाला। IPL 2022 के शीर्षक प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह अब कौन लेगा, जो टूर्नामेंट का आगामी संस्करण भी होने वाला है? ऑप्शन है टाटा, वीवो या रिलायंस या ड्रीमलैंड। तो सही जवाब है टाटा। इसका सही जवाब है कि वीवो की जगह अब क्या कहा जाएगा इसको? टाटा IPL 2022। ये था आज का करंट अफेयर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन जो बटन है घंटी वाली उसको दबाना मत भूलिएगा। ये सारा करंट अफेयर आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है चैनल का वही हमारा मोटिवेशन है। इस पूरे तैयारी के दौरान जो भी मैटर आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर एक क्वालिटी के साथ आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।